विद्यार्थियों, ये अपना जो चैप्टर है कक्षा 12 का चैप्टर है 7 नंबर। वाष्प उत्सर्जन चैप्टर का नाम है। वाष्प उत्सर्जन को हम इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पौधों द्वारा मृदा से जल का अवशोषण कर रसारोहण का मतलब जो जल अवशोषण होता है वो पत्तियों तक पहुँचता है, हम उसे रसारोहण मेथड बोलते हैं। द्वारा इसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। पौधों द्वारा जल की अवशोषित मात्रा उसकी अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक होती है, अर्थात जो अवशोषण होता है वो उसकी आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में जल अवशोषण करता है पौधा। पौधे अपनी उपापचयी क्रियाओं में अवशोषित जल की कुछ मात्रा का ही उपयोग करते हैं। शेष जल को वाष्प के द्वारा, मतलब जो जल जो होता है वो गैसीय अवस्था के अंदर उड़ जाता है। पौधों की विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा जल के वाष्प रूप में त्यागने की इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। इसको अगर हम शब्द को तोड़ के देखें तो वाष्प प्लस उत्सर्जन होता है। वाष्प का मतलब जल की वाष्प, जल गैसीय अवस्था में, उत्सर्जन मतलब निकलना, पौधे की पत्ती से बाहर निकलना। अपना जो है वाष्प उत्सर्जन डेफिनेशन एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। जो जल है वह पत्तियों से प्रकाश व वायु के द्वारा वाष्पित हो जाता है, उसे हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन अर्थात वाष्प उत्सर्जन के प्रकार क्या हैं? देखिए, एक प्रकार है रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। कौन सा? रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। सर्वाधिक मात्रा में लगभग 50 से 97% जल जो हानि होता है या जल जो उड़ता है, वाष्पित होता है, वो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन द्वारा होता है। पत्तियों के अंदर, पत्ती की अगर संरचना की बात करें तो जो पत्ती होती है उसकी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, नीचे या ऊपर। उसे हम बोलते हैं पत्तियों में रंध्र होना। तो उसको हम बोलते हैं पत्तियों में रंध्रों का होना। पत्तियों द्वारा जो वाष्प उत्सर्जन होता है लगभग 50 से 97% होता है। दूसरा है उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। पौधा जो होता है, उस पौधे की शाखाएं जो होती है उनमें जो त्वचा होती, उपत्वचा मतलब पौधे के बाहर की सतह पर जो त्वचा है, ये जैसे मान लो एक पौधा है, इस पौधे की इस सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं उपत्वचा के ऊपर, उसे हम बोलते हैं उपत्वचीय रंध्र। क्या बोलते हैं? उपत्वचीय रंध्र। उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अधिकांश मरुद्भिद पौधों अर्थात जहाँ जल की कमी होती है उन पौधों के अंदर जो उपत्वचा होती है उसी के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन होता है, क्योंकि उन पौधों की जो त्वचा है, उपत्वचा जो है वह क्यूटिकल की बनी होती है। मरु पौधे मतलब जहाँ पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों के अंदर पौधे के बाहर एक आवरण पाया जाता है, वो क्यूटिकल का आवरण होता है। वो इसलिए होता है कि जल की हानि कम से कम हो सके, क्योंकि वो कम जल वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं। तो उस क्यूटिकल में ही क्या होता है, कहीं कहीं ये कमज़ोर होती है क्यूटिकल, कहीं कहीं क्या होती है क्यूटिकल कमज़ोर होती है। और वैसे तो ये अपारगम्य होती है, लेकिन जहाँ जहाँ ये कमज़ोर होती है या टूटी हुई होती है, देखो पतली होती है या टूटी हुई होती है, उस सेक्टर से जल वाष्पित हो जाता है, उसे हम क्यूटिकल क्या कहते हैं? क्यूटिकुलर वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। जो मरुद्भिद पौधे होते हैं कम जल वाले स्थानों पर, उनकी त्वचा पे आवरण होता है क्यूटिकल का। वो क्यूटिकल कहीं कहीं पे पतली और टूटी हुई होती है, वहाँ से जल वाष्पित हो जाता है, उसे हम क्यूटिकुलर वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इजी। वाष्प उत्सर्जन की कुल मात्रा 3 से 10% इस प्रकार से होती है, अर्थात वाष्प उत्सर्जन जो होता है ये उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन होता है लगभग 3 से 10%। आगे देखते हैं। थर्ड जो नंबर है वात रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। जो पौधा होता है, काष्ठीय पौधों की बात करते हैं जिनका स्तंभ तना मजबूत होता है, जैसे फल वाले पौधे हैं, उन फल वाले पौधों के अंदर जो काष्ठ तना होता है उस तने पर वातरंध्र पाए जाते हैं। जो रंध्र होते हैं वो तो पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं, और जो वातरंध्र होते हैं वो तने या शाखाओं पर पाए जाते हैं, उन्हें हम वातरंध्र कहते हैं। उन वातरंध्रों की सहायता से जो जल वाष्पित होता है उसे हम वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ये वातरंध्र रात में श्वसन का कार्य भी करते हैं पौधों के अंदर। 0.1% जो है वाष्प उत्सर्जन इन वातरंध्रों की सहायता से ही होता है।
अब देखते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा कि 97% जल का वाष्पन रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन द्वारा होता है। तो हम इसकी स्टडी यहाँ रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन की करेंगे। रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन के अंदर रंध्र वाष्प उत्सर्जन को समझने के लिए हमें पत्ती की संरचना का अध्ययन करना होगा। पत्ती की ऊपरी व निचली सतह, अधिचर्म, बाह्य त्वचा, अधिचर्म क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बाह्य त्वचा, दोनों अधिचर्मों के मध्य क्या पाया जाता है, पर्णमध्योतक पाया जाता है। द्विबीजपत्री पर्णों में क्या पाया जाता है, वहाँ पे खम्भ मृदुतक क्या पाया जाते हैं, खम्भ मृदुतक। कौन से पौधे में, द्विबीजपत्री पौधे में। वह स्पंजी मृदुतक में विभेदित होता है। द्विबीजपत्री में खम्भ मृदुतक और स्तंभी स्पंजी मृदुतक में विभेदित रहता है, द्विबीजपत्रियों के केंद्रीय ऊतक। आगे देखते हैं, रंध्र की उपस्थिति बाह्य त्वचा का प्रमुख लक्षण होता है। अगर देखा जाए तो रंध्रों की जो उपस्थिति होती है वो बाह्य त्वचा का क्या होता है, प्रमुख लक्षण होता है। रंध्र पत्ती के एक अथवा दोनों सतहों पर पाया जा सकता है। जिस प्रकार से पत्ती है, इसकी ऊपरी या निचली सतह पर दोनों सतहों पर रंध्र पाए जा सकते हैं। इनकी उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है अधोरंध्रीय पत्ती। कौन सी पत्ती, अधोरंध्रीय पत्ती, अर्थात जिस पत्ती में निचले सतह पर ज़्यादा रंध्र पाए जाते हैं उसको हम अधोरंध्रीय पत्ती कहते हैं। ऐसी पत्तियां सेब में, संतरा में पाई जाती है, इसलिए हम सेब प्रकार की पत्ती भी कहते हैं। जिसमें नीचे की ओर रंध्र ज़्यादा पाए जाते हैं पत्ती में, निचली सतह पर, उसे हम सेब प्रकार के रंध्र वाली पत्तियां कहते हैं। दूसरे नंबर पे उभयरंध्रीय पत्ती, नाम से ही प्रतीत हो रहा है किसी पत्ती के दोनों सतहों पर, ऊपर और नीचे, जैसे ये पत्ती है इसके ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर अगर रंध्र बराबर हो तो उसको हम उभयरंध्रीय पत्ती कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मक्का, जई, मक्का, जई। जई यहाँ एक एग्जाम्पल है, इसलिए हम यहाँ जई प्रकार के रंध्रीय पत्तियां भी कहते हैं, इनको जई प्रकार भी कहते हैं। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां उभयरंध्री। कौन से, एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं अधिकांशतः, जैसे गेहूं है, इनमें पत्तियां जो है उभयरंध्रीय होती है। इनमें दोनों सतहों पर रंध्र संख्या में लगभग बराबर होते हैं, ऊपर और नीचे। ये पत्ती है, जैसे माना कि इसमें ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे रंध्र लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, अधिरंध्रीय पत्ती। जब रंध्र पत्ती की केवल ऊपरी अधिचर्म पर, कौन सी चर्म पर, ऊपरी अधिचर्म पर अधिक संख्या में या ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, उसे हम अधिरंध्रीय पत्ती कहते हैं। ऐसा वाटर में पाए जाने पौधे, अर्थात जहाँ जल की अधिकता होती है, जैसे झील है, नदी है, तालाब है, उन क्षेत्रों के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं उनकी ऊपर वाली सतह पर रंध्र ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे वाटर ले लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी की अधिकता होती है तो सूर्य का प्रकाश और हवा होती है, तो वहाँ वाष्प उत्सर्जन कितना ही हो, क्योंकि पानी की पूर्ति होती रहती है ज़्यादा पानी की उपस्थिति के कारण। कुमुदनी एक पौधा है, इस वजह जो पानी में उगता है, इसलिए उसके नाम के आधार पर उसे कुमुदनी प्रकार के पत्तियां भी कह सकते हैं। अधिकांश उत्प्लावी जलोदविद पादप जो होते हैं उनमें इस प्रकार का मतलब अधिरंध्रीय प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। जल में पाए जाने वाले पौधों के अंदर अधिकांशतः कौन सी अधिरंध्रीय प्रकार की पत्तियां पाई जाती। अब हमें समझना होगा रंध्र की संरचना। किसकी संरचना, रंध्र की संरचना। इजी वे में मैं आपको बता देता हूँ। रंध्र जो है, ये एक डायग्राम दे रखा है रंध्र का, ये क्लोज यानी बंद रंध्र है और ये खुला रंध्र है। इस रंध्र की जो संरचना है, इसमें एक द्वार कोशिका होती है, ये वाली क्या है, द्वार कोशिका। दो द्वार कोशिकाएं इस प्रकार से मिलकर के रंध्र की संरचना बनाते हैं। द्वार कोशिकाओं के पास में जो ये कोशिकाएं हैं, यह है सहायक कोशिकाएं। कौन सी है, सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका और द्वार कोशिका का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होता है कि जब द्वार कोशिका में पानी भरा होता है तो रंध्र खुला होता है। द्वार कोशिका में जब जल भरा होता है तो ये जो आप देख रहे हो आंतरिक इसकी भित्ति, ये इस आकार की होती है, जिस प्रकार किडनी होती है, वृक्क होता है। वृक्क के आकार की होने से जब द्वार कोशिका फुल भरती है तो अपने आकार में, शेप और साइज में बदल जाती है और रंध्र खुल जाता है। और जब ये पानी जो है, जल द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, इस प्रकार से
तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, इस प्रकार से सिकुड़ती है, बीच में से पिचक जाएगी। जैसे ही पिचकती है रंध्र बंद हो जाता है और जल कहाँ चला जाता है, सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। इजी वे में बात करें तो द्वार कोशिका और सहायक कोशिकाएं मिलकर के रंध्र का निर्माण करती है। जल द्वार कोशिकाओं में भरा होता है और सहायक कोशिकाओं में भी भरा होता है, लेकिन जब द्वार कोशिका स्फीत अवस्था मतलब फूली हुई रहती है, क्या रहती है, फूली हुई। ये फूली हुई है, ये सिकुड़ी हुई है। फूली अवस्था में रंध्र खुला रहता है और सिकुड़ी अवस्था में रंध्र बंद रहता है। सिकुड़ी हुई कब रहेगी, जब जल द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में आ जाएगा। जब जल द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में आ जाएगा तब रंध्र बंद हो जाता है। आगे देखते हैं हम रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया हम एक आरेख द्वारा समझ सकते हैं। ये आरेख दे रखा है अपनी बुक के अंदर। दिन में जब सुबह होती है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो द्वार कोशिकाओं के अंदर फिर से हम एक रंध्र की स्ट्रक्चर यहाँ ले लेते हैं। ये आपका रंध्र है, इस स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इसको समझ सकते हैं। ये रहा, दिन में जब सुबह होती है तो ये द्वार कोशिकाएं और ये सहायक कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका होता है, मैलिक अम्ल का निर्माण सुबह होती है तब, किसमें, इस द्वार कोशिका के अंदर। मैलिक अम्ल का वियोजन, उसके बाद में क्या होता है, इस मैलिक अम्ल का वियोजन होता है मेलेट प्लस H प्लस में। मेलेट प्लस H प्लस में इस प्रकार से टूट जाता है। मेलेट, ये रहा मेलेट प्लस H प्लस में टूट जाता है। और फिर क्या होता है द्वार कोशिकाओं में, सहायक कोशिकाओं से, जस्ट ये पास वाली कोशिका है, इन सहायक कोशिकाओं से आना शुरू हो जाता है टूटते ही क्या, सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयनों का सक्रिय संवहन के द्वारा रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश व H प्लस आयनों का बाहर निकलना। अर्थात पोटेशियम जो है वो इस प्रकार से रक्षक मतलब द्वार सहायक कोशिकाओं में पोटेशियम चला जाता है। सहायक कोशिकाओं से पोटेशियम आयनों का सक्रिय संवहन के द्वारा रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश हो जाता है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश हो जाता है। वह H प्लस आयनों का बाहर निकलना और पोटेशियम किसका बनना, पोटेशियम मेलेट, क्योंकि ये मेलेट जो इसमें अपघटन हुआ था मेलेट और H प्लस का यहाँ, तो ये H प्लस तो इधर हो जाता है और पोटेशियम इसमें आ जाता है, तो यहाँ बन जाता है पोटेशियम मेलेट। द्वार कोशिकाओं में क्या बन जाता है, पोटेशियम मेलेट। अभी क्या बन गया द्वार कोशिकाओं में, पोटेशियम मेलेट बन गया। द्वार कोशिकाओं की प्राशन सांद्रता में वृद्धि, जैसे ही पोटेशियम मेलेट बनता है द्वार कोशिकाओं में, तो द्वार कोशिकाओं में प्राशन सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, मतलब इसको जल की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। जैसे ही प्राशन सांद्रता बढ़ती है तो अंतः प्राशन द्वारा जल द्वार कोशिकाओं को स्फीत होना, अर्थात जैसे ही इसमें पोटेशियम मेलेट बनता है द्वार कोशिका में, जल सहायक कोशिकाओं से आना शुरू हो जाता है, जल सहायक कोशिकाओं से आना शुरू हो जाता है। जल H2O, ये जो H2O है वो इन सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में आना शुरू हो जाता है पोटेशियम मेलेट बनते ही। आगे वो विधि कहलाती है अंतःप्राशन। क्या कहलाती है, अंतःप्राशन। और कोशिका स्फीत यानी फूल जाती है। ये जो अपन देख पा रहे हैं, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो स्फीत यानी फूल जाती है मॉर्निंग में, जब इसमें पोटेशियम मेलेट बनता है और H2 आता है, किससे, सहायक कोशिकाओं से। इस सहायक कोशिकाओं से H2 आता है, स्फीत हो जाती है अर्थात फूल जाती है। फूलते ही रंध्र ओपन हो जाता है, रंध्र क्या हो जाता है, ओपन। ये देखो रंध्रों का खुलना, जैसे ही द्वार कोशिका फूलती है रंध्र ओपन हो जाता है। रात्रि में क्या होता है, शाम होती है, जैसे प्रकाश डाउन होता है, कम होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के बंद हो जाने पर उपरंध्रीय गुहा में CO2 की सांद्रता में वृद्धि। उपरंध्रीय गुहा में, ये रंध्र के पास में जो जगह होती है, जब प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो इस स्थान पे CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, CO2 की सांद्रता में वृद्धि। CO2 की उपस्थिति में एब्सिसिक अम्ल, एक हार्मोन जो होता है उसका सक्रियण होना, एब्सिसिक अम्ल बन जाता है, मतलब सांद्रता में वृद्धि हो जाती है एब्सिसिक एसिड की सांद्रता में। कहाँ पे, रंध्र में। द्वार कोशिकाओं से पोटेशियम का बहिर्गमन, सुबह होते ही जो पोटेशियम आया था द्वार कोशिकाओं के अंदर, जो सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में से आया था, अपन ने मॉर्निंग में देखा था कि ये जो पोटेशियम था सुबह आया था किसमें, द्वार कोशिकाओं में, वो शाम को वापस जाएगा किसमें, सहायक कोशिका में। समझ गए, पोटेशियम शाम को वापस कहाँ चला गया,
बाहर मतलब सहायी कोशिकाओं में, और वापस वही बन जाता है जो ऊपर अपन ने पढ़ा था, मेलिक एसिड बन जाता है किसमें, इन द्वार कोशिकाओं में वापस से क्या बन जाएगा, मेलिक एसिड। देख सकते हैं आगे, द्वार कोशिकाओं की प्राशन सांद्रता में कमी, जैसे पोटेशियम द्वार कोशिका से बाहर चला जाता है, ये देखिए पोटेशियम जैसे ही शाम को वापस चला जाता है इस प्रकार से द्वार कोशिका से, तो प्राशन सांद्रता में कमी आ जाती है और ये जो जल होता है ये जल बाहर निकल जाता है, बाहर निकल करके किसमें, सहायी कोशिकाओं में वापस चला जाता है, और ये द्वार कोशिका पिचक जाती है अर्थात सिकुड़ जाती है, सल्लत हो जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। कुछ कंडीशन इस प्रकार की हो जाती है। नीचे देख सकते हो आप डायग्राम, इस प्रकार ये रंध्र बंद हो जाता है, जल जो है सहायी कोशिकाओं में चला जाता है, इस प्रकार से शाम को रंध्र बंद हो जाता है। द्वार कोशिकाओं की प्राशन सांद्रता में कमी, जल का बहिर्गमन अर्थात सहायी कोशिकाओं में जाना और रंध्र का बंद होना, द्वार कोशिकाओं का सल्लत यानी सिकुड़ जाना और रंध्रों का बंद हो जाना, ये पूरी प्रोसेस है इसकी, रंध्र के खुलने और बंद होने की। आगे देखते हैं वाष्प उत्सर्जन, किसको, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे बाह्य कारक और आंतरिक कारक। प्रकाश किसके द्वारा, प्रकाश या लाइट के द्वारा, जब सूर्य का प्रकाश पत्ती पे सीधा गिरता है तो जो जल होता है वो प्रकाश ग्रहण करके, जैसे ही जल का अणु तापक्रम से गर्म होता है वो हवा बन के उड़ जाता है अर्थात वाष्प बन के उड़ जाता है। तो प्रकाश के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल्स गर्म होके वाष्पित हो जाते हैं, तो प्रकाश द्वारा वाष्प उत्सर्जन बढ़ता है। दूसरा कारण है वायु, हवा के द्वारा अगर बात करें तो हवा के द्वारा जल का कण, जब हवा तेज चलती है तो जल का कण हवा के साथ वाष्प में बदल जाता है। वायु के तेज प्रवाह से पत्तियों के आसपास की नम वायु हट जाती है और शुष्क वायु उसके संपर्क में आती है, इसके फलस्वरूप हम देखते हैं वाष्प उत्सर्जन अधिक हो जाता है। और दूसरी बात, मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा, अगर मिट्टी में जल ज़्यादा होगा तब भी वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ेगी, अर्थात वाष्प उत्सर्जन की दर मृदा में उपस्थित प्राप्य जल की वजह से भी बढ़ जाती है। प्राप्य जल की मृदा में कमी होने के कारण वाष्प उत्सर्जन घट जाता है, और अगर जल की कमी हो जाए तो जल जब नीचे से पौधा लेगा ही नहीं, जड़ों द्वारा अवशोषित करेगा ही नहीं, तो वाष्प उत्सर्जन कहाँ से करेगा, ये भी एक कारण है। तापमान, वो प्रकाश था, ये तापमान है। तापमान बढ़ने में वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, अर्थात पूरे वायुमंडल का तापमान अगर बढ़ जाता है तो वायु में आर्द्रता घट जाएगी, आर्द्रता घट जाएगी तो पत्तियों से जल जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, उसे हम तापमान के द्वारा, तापमान के प्रभाव से वाष्प उत्सर्जन का बढ़ना कहते हैं। आगे देखिए आंतरिक कारक, अंदर का कौन सा कारक है पत्ती के अंदर जिसकी वजह से वाष्प उत्सर्जन घटता है या बढ़ता है। यहाँ देख सकते हैं आंतरिक कारक में पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना अभी अपन ने पढ़ी थी पिछले पेज के अंदर वाष्प उत्सर्जन के लिए। वाष्प उत्सर्जन की दर पत्ती की संरचना पर प्रभावित करती है। शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधों की पत्तियों की बाह्य त्वचा क्यूटिकल, अभी आया था जस्ट, जो मरूदबिद पौधे थे अपन ने पीछे पढ़ा था, देख सकते हो आप वापस रिवाइज करके वीडियो को। क्यूटिकल से जो आवृत थी उनमें वाष्प उत्सर्जन कम था। मोम अथवा रोमों से ढकी हुई जो पत्तियां होती है उनमें भी वाष्प उत्सर्जन कम होता है। वह रंध्र निम्नगन होता है, अर्थात रंध्र जो है वो रोमों में घिरा होता है, तब भी वाष्प उत्सर्जन कम होता है। ये लक्षण वाष्प उत्सर्जन की दर को कम करने वाले होते हैं। कौन, रोम है, मोम है, क्यूटिकल है, इन सब से अगर पत्ती ढकी हो तो वाष्प उत्सर्जन घटेगा। पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्रफल में अगर रंध्र की संख्या कम है, अगर पत्तियों पे रंध्रों की संख्या कम है तब भी वाष्प उत्सर्जन घटेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल पररोह अनुपात। मूल पररोह अनुपात की बात करेंगे तो वृद्धि से पौधे में वाष्प उत्सर्जन में भी वृद्धि होती है। अगर पौधे में पत्तियां ज़्यादा होगी तब भी वाष्प उत्सर्जन बढ़ता है। मूल पररोह से मतलब मूल कम हो और पररोह ज़्यादा हो तो वाष्प उत्सर्जन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है पत्ती का द्विक विन्यास। यदि पत्तियों का द्विक विन्यास आपतित विकिरण
के समकोण पर हो तो उन पर सूर्य की किरणों का सबसे अधिक प्रभाव होता है और वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। किसी भी पत्ती पर अगर सीधा प्रकाश पड़ता है तो वहाँ की जो जल के कण हैं वो तापमान से, सूर्य की किरणों से गर्म होकर के वायु में वाष्पित हो जाएगा, तो ये वाष्प उत्सर्जन बढ़ जाता है। सूर्य की किरणों का जो कोण बनता है पत्ती के ऊपर, परंतु यह पत्तियों का द्विक विन्यास आपतित विकिरण के समांतर हो तो वाष्प उत्सर्जन दर कम हो जाता है। अगर ये पत्ती है, इस पत्ती के सीधे अगर लंबवत अगर देखा जाए तो प्रकाश इस प्रकार से सीधा लंबवत आता है तो डायरेक्ट वाष्पित हो जाता है, और अगर समांतर इस प्रकार अगर समांतर प्रकाश आ रहा है इस प्रकार से तो वाष्पन की दर घट जाएगी, और इस प्रकार आ रहा है बिल्कुल लंबवत, ये आपकी पत्ती है, पत्ती के ऊपर लंबवत अगर प्रकाश आके गिर रहा है तो वाष्पन की दर बढ़ेगी, और अगर समांतर आ रहा है तो वाष्पन की दर घटेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम वाष्प उत्सर्जन का महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसमिशन, क्या महत्व है? वैज्ञानिकों के विचार से वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया एक आवश्यक बुराई है। ये नेसेसरी भी है और बुराई भी है, जरूरी भी है और हानिकारक भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पौधों के लिए लाभकारी व कुछ मामलों में हानिकारक है। वाष्प उत्सर्जन से पौधों को निम्न लाभ है। हम कह सकते हैं जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो जरूरी भी है और हानिकारक भी है। जरूरी भी है और हानिकारक भी। कैसे हैं? पौधों में रसारोहण वाष्प उत्सर्जन अपकर्षण पर निर्भर करता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा खनिज लवणों व जल का अवशोषण व स्थानांतरण होता है। अगर पौधों में वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा तो जल जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं होगा। किस प्रकार से? एक छोटा सा डायग्राम लेके अपन समझ सकते हैं। जैसे एक पौधा है, इस पौधे की ये जड़ें हैं और इसमें ये पत्तियां हैं। जब वाष्प उत्सर्जन से एक जल का अणु ऊपर उड़ता है तो दूसरा जल का अणु नीचे से ऊपर उठता है, तो इस प्रकार जल के अवशोषण का एक सर्कुल बनता है। इसके अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है। वाष्प उत्सर्जन से जल के अंदर एक खिंचाव उत्पन्न होता है और जल अवशोषित होता है जड़ों के द्वारा, वाष्प उत्सर्जन द्वारा। तो जरूरी तो ये हो गया, आवश्यक तो ये हो गया कि जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो पौधा जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करता है, इसलिए ये इसकी आवश्यकता होगी। और हानि ये होगी कि वाष्प उत्सर्जन से जल की हानि होती है, पौधे के अंदर जल की कमी होती है, ये एक प्रकार की हानि है। जो नीचे हम देख सकते हैं, वाष्प उत्सर्जन पत्ती के तापमान को भी कम रखता है, ये एक लाभ है। अतिरिक्त जल का निकास भी करता है, और जल जो पौधे में ज़्यादा अवशोषित होता है उसको निकालता भी है। कौन? वाष्प उत्सर्जन। बिंदु स्राव क्या है? अपन देखते हैं कि जो पौधे की ये पत्ती है, ये पत्ती का स्ट्रक्चर दे रखा है। इस पत्ती के ऊपर ये जल की छोटी छोटी बूंदें दिख रही है आपको। ये पत्ती के अंतिम सिरे पे सुबह सुबह अपन देखते हैं तो घास की पत्तियों के ऊपर ये बूंदे दिखाई देते हैं। इससे ही हम बिल्कुल क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव बोलते हैं। पत्तियों की उपांतों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव होना क्या कहलाता है? बिंदु स्राव। आलू, अरबी, ब्रायोफिल्म, कुछ घासों आदि अनेक पौधों की पत्तियों में सुबह सुबह हम देखते हैं तो बिंदु स्राव दिखाई देता है। आप धूप के ऊपर भी देख सकते हो, घास के ऊपर एक पीछे वाले सिरे पे, इस प्रकार कोने पे पीछे वाले सिरे पे हमें बूंदों के रूप में जल दिखाई देगा, उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव। आगे देखिए, जल की यह हानि पत्ती की सिराओं के अंतः पर स्थित छोटी छोटी छिद्रों से होती है, जिन्हें हम जल रंध्र कहते हैं। प्रत्येक जल रंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसे जल छिद्र कहते हैं। बट बिंदु स्राव कहाँ से होता है इसको हम पढ़ रहे हैं। इस छिद्र के चारों ओर उपस्थित कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती है, अतः ये सदैव खुले रहते हैं। जल रंध्र से अंदर की ओर मर्दूतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम एपिथेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेम, उत्तक कहते हैं। अंदर की ओर एपिथेम का संपर्क पत्ती की शिराओं की जाइलम वाहिकाओं से होता है। जड़ द्वारा जल का अवशोषण अधिक पर वाष्प उत्सर्जन कम होने पर जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे जल जाइलम वाहिकाओं से निकल करके एपिथेम की कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। इन कोशिकाओं के संतृप्त होने पर जल जलछिद्रों से बूंदों के रूप में बाहर आ जाता है, अतः बिंदु स्राव
मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण। बिंदुस्राव में निकलने वाला जल शुद्ध नहीं होता है, वरन इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक लवण भी घुले होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इस डायग्राम में हम देख सकते निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं, ये इसके अंदर रंध्र गुहा ये पाई जाती है। जो बिंदुस्राव होता है ना, उसका डायग्राम दे रखा है। पत्ती की इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये रंध्रीय गुहा है और ये एपिथम है, ये वाले एपिथम है, उत्तक है एपिथम। और अंतर कोशिकाएं, ये अंतर कोशिकाएं अवकाश है, कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है, वाहिनिकाएं, और ये वाहिनिकाएं हैं, और ये खंभ उत्तक है। तो एक्चुअल में होता है क्या है कि जब दिन में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल उड़ जाता है, लेकिन रात में जब जड़ के द्वारा, छोटे से डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं, जैसे घास के जो पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, दिन में सूर्य के प्रकाश और हवा के द्वारा जल उड़ता रहता है, लेकिन रात में जब प्रकाश नहीं होता है, धूप नहीं होती है, तो क्या होता है, ये जल उड़ता नहीं है। और मूल दाब जो, अर्थात रात में वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन मूल दाब, मूल के द्वारा जो जल अवशोषण होता है वह एपिथम तक पहुंच जाता है। कहाँ तक? एपिथम तक। और यहाँ बूंदों के रूप में दिखाई देने लगता है, अर्थात मूल दाब के, मूल के द्वारा जो अवशोषित किया जाता है जल, उस जल को ये पौधा इस प्रकार पत्ती के अंतिम सिरे पर, जो अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा, जड़ के द्वारा अवशोषित करके लाता है। जो रात के अंदर पौधा पत्तियों के अंदर उसको एपिथम में एकत्रित करता है, और एपिथम के द्वारा ये रंध्रों के द्वारा इसको बाहर बूंद के रूप में एकत्रित कर लेता है, और सुबह इस प्रकार हमें बूंदों के रूप में जल दिखाई देना शुरू होता है। दिन में एक्चुअल में क्या होता है, प्रकाश के द्वारा ये जल उड़ जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता, और वाष्प उत्सर्जन दिन में चलता रहता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। रसस्राव, रसस्राव क्या है? पौधे के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर आना क्या कहलाता है? रसस्राव कहलाता है। पौधों की जाइलम वाहिकाओं में रस मूलदाब के कारण धनात्मक तनाव में रहता है। जाइलम वाहिकाओं के कटने अथवा क्षतिग्रस्त होने, किसके? जाइलम वाहिकाओं के कटने या टूटने पर रिसाव भार होने लगता है। रबर के वृक्ष से इस प्रकार के रिसाव को लेटेक्स भी कहते हैं, जिससे रबर बनता है। एक डायग्राम देख सकते हैं, जैसे रबर का जो प्लांट होता है उसमें शाखाएं होती हैं, किसी भी शाखा को हम जब यहाँ कट मारते हैं, उस कट से जाइलम कट जाता है, और जाइलम के कटने से लेटेक्स रबर के रूप में टपकता रहता है। क्या? लेटेक्स, उससे हम रबर तैयार करते हैं। तो ये एक प्रकार का रसस्राव कहलाता है। किसी पौधे के ब्रांच पे कट मार के, शाखा पे कट मारने से ये इस प्रकार से लेटेक्स का स्राव होना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रसस्राव। कंप्लीट योर चैप्टर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।